हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा अकेडमी बाय आर के में आपका स्वागत है। सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का है। ये टॉपिक जो तैयार किया गया है खास करके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। साथ में इस टॉपिक में व्याख्या सहित अपन हल करेंगे। इस टॉपिक में हमारे 1500 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। साथ ही ये टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन प्रश्न संग्रह भाग एक अपन अध्ययन करते हैं आज। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी वेतन, सेवा, गर्व, छात्रों का विश्वास। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा छात्रों का विश्वास। कैसे होगा, चलिए अध्ययन करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं। जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो यह एक कानून, सिद्धांत, खोज, मूल संकल्पना। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा सिद्धांत। क्या होगा दोस्तों? सिद्धांत। कैसे होगा, चलिए अध्ययन करते हैं। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात को ध्यान हो जाता है, सॉरी दोस्तों, ध्यान नहीं, ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है कौन सी है? सूत्रलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं सूत्रलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं सूत्रलेख। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। कैसे होगा, चलिए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। यह शिक्षण विधि की सबसे क्या है दोस्तों? उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षक के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षक को जीवन के संबंध में स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। इसका आरंभ प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह हीलियम होगा। हीलियम गैस नहीं है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन को जो अपन पढ़ते हैं दोस्तों उसको एक ध्यान से थोड़ा पढ़ा करें ताकि यह पता चल पाए कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी, इसकी डिटेल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं अपन। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण और जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
वाष्प भोजन आदि करती हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूलन, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय एवं नोबुल गैस है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह हीलियम होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल, जूल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह डेसिबल होगा। ध्वनि प्रदूषण का जो मापन किया जाता है डेसिबल के माध्यम से किया जाता है। चलिए इसको विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल, डेसिबल को अपन डीबी भी कहते हैं, यह इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। दोस्तों अगर 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि होती है तो हमारे कान में जो है ध्वनि पहुंचती है तो कान को नुकसान यानी क्षत पहुंचाती है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। सामान्य बालक के लिए जो सामान्य आवाज़ ध्वनि को सुन पाता है 25 से 30 डेसिबल उसके लिए पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मध्य, 75 डीबी साधारण तेज, 95 डीबी अत्यंत तेज है और 120 डीबी अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? निम्न में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? यू आकार की घाटी, लेपीच, बी आकार की घाटी, जलप्रपात। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा यू आकार की घाटी। क्या होगा? यू आकार की घाटी होगा। कैसे होगा इसका डिटेल से अपन अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। यू आकार की घाटी के जो निर्माण होता है दोस्तों वह हिमनदों किसके द्वारा होता है? हिमनदों के द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है। इसका जो नामकरण हुआ दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। जिससे इस घाटी की आकृति तो मिलती है उससे अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समानांतर अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल नदीकृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। भी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती हैं तो भी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। इसलिए दोस्तों इसको भी आकार की घाटी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सुवर्णरेखा, ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वह सुवर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला जो क्वेश्चन है इस पर इसका डिटेल अध्ययन कर लेते हैं अपन। स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुवर्णरेखा या फिर स्वर्णरेखा दोनों एक ही नदियाँ हैं दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह भारत के झारखंड में, स्वर्णरेखा कहाँ बहती है? भारत के झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नागड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदियाँ अरब सागर में गिरती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, अध्यापक की जानकारी में लाना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों उसकी अनियमितताओं को कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। राकेश कक्षा 5 में है, पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को नहीं कर पाता, उसके कार्यों को सही जान यानी पता करना किस कारण से वो नहीं कर पाता, इसलिए उसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह 3 होगा।
इसका जो डिटेल है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय में प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, न कि प्रधानाध्यापक को की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, झीलों का शहर के नाम से भोपाल को जाना जाता है। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य का ही राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसे दो सुंदर झीलों के कारण भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह होगा भूमध्य सागर। कैसे होगा, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अंतोतोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। कितना है? 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा हुआ है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल भूमध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी डिटेल अध्ययन कर लेते हैं अपन। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। इस तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय ऑफ वर्ल्ड यूनाइटेड। अगला जो क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं दोस्तों, वह शाकाहारी होते हैं। चलिए इसके डिटेल अध्ययन कर लेते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक एवं जीवाणु। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या होगा? जैव भू रासायनिक चक्र। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवन मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र इत्यादि। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, कोयला। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह हाइड्रोजन होगा। चलिए इसको अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला से जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायुपोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, संकटग्रस्त तंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह कहाँ पाया जाता है?
तो यह चीन में पाया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों चीन होगा। डिटेल से अपन अध्ययन करते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में झुयांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों एवं तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष वाइल्ड लाइफ फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस ताजती हुई थी? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड कि मिथाइन आइसोसाइनेट। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों मिथाइन आइसोसाइनेट होगा। चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं कैसे होगा। भारत के मध्य प्रदेश में के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनाइटेड कार्बन नामक कंपनी के कारखाने में से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया जो ये त्यौहार मनाया जाता है, इसका विस्तार से डिटेल अपन अध्ययन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28 से 29 फरवरी तक होती है। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जो गर्मी होती है 1 दिसंबर से लेकर के 28-29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभयारण्य में से किस वन्य जीव का संरक्षण है? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों गिर में गुजरात में स्थित है और यहाँ पे जो तो शेर का संरक्षण है। इसकी डिटेल से अपन अध्ययन करते हैं। गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें से जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन अभयारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियाँ, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रखते हुए देखा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस, महोगनी, फर, चंदर। तो जो कैक्टस होता है दोस्तों वह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सब पुष्पक वनस्पतियों के एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तंतुओं में पानी बटोर कर शुष्क रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित होते जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, इससे जल का ह्रास कम हो। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ध्वनि प्रदूषण होगा। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पत्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके, क्योंकि पेड़ को ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों को पहुंचाने से रोकती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।